Good morning, students of class 9. Today I will discuss about the law of conservation of momentum. Right. So this law can be derived in different forms. Right. I here discuss in two forms. First, in the absence of external unbalanced force, the total momentum of an isolated system remain constant. राइट तो यहाँ पर देखिए बात गौर करने की क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. राइट, एक बात ये है और दूसरी है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हुआ आइसोलेशन, मतलब क्या होता है, अलग थलग कर देना. जैसे होता है ना, आइसोलेशन वार्ड में डाल दो. अभी कोरोना वायरस हुआ, आइसोलेशन वार्ड में डाल दो. राइट, मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, यानी नो एनी external agencies are contact with that person. Right. तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो ऐसा सिस्टम जिसको किसी दूसरे से लेना देना नहीं है. अब सिस्टम है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ होंगे उसका पार्ट्स. पहले बताया सिस्टम कैसे बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो सिस्टम में मान लो दो बॉडीज हम ले लेते हैं, है ना, और दो बॉडीज मिल करके एक सिस्टम का को फॉर्म किया. राइट. और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका जो टोटल मोमेंटम होगा एट एनी टाइम दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट. तो ये पहला स्टेटमेंट का ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स पे काम नहीं करता है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है. अब मोमेंटम आप लोग जान चुके हैं, मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज मोमेंटम. अब ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग. राइट. अब उसी को अनदर वर्ड्स में अगर बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं लिखा कि अनदर वर्ड्स द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट. यहाँ भी नहीं लगेगा. अब इनिशियल मोमेंटम आया और फाइनल मोमेंटम आया तो अब बच्चे बन पाएगा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर और फाइनल मोमेंटम क्या होगा. अब सपोज करो कि दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ए है, और चलो बॉडी ए है और दूसरा बॉडी ये बी है. राइट, ये बॉडी बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये एक लाइन में सीधा जा रहा है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, u है u1, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u2. ये u1 है और ये u2 है, और आपको मान चलना पड़ेगा यहाँ पे u1 ग्रेटर देन u2. अगर ये सिंगल लाइन पाथ हो तो क्या होगा, तो ये जाके दोनों टकराएगा. मान लो दोनों यहाँ टकराया, दोनों बॉडी ए भी है, मतलब छोटा छोटा बड़ा. राइट, टकराया, और टकराने के बाद वो छोटा समय डेल्टा टी भी मान सकते हो या स्मॉल टी भी चलेगा आप लोग क्लास में. डेल्टा टी बहुत छोटे समय के लिए टकराया, टकराने के बाद है ना ये क्या हुआ, फिर सेपरेट हो गया, इसी दिशा में जा रहा है. अब क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी बदल जाएगा, मास वही रहेगा, इसका m1 है, इसका m2 है. राइट. अब उसके बाद क्या हुआ कि ये देखो मैं यहां बना देता हूं, इसका वेलोसिटी जो है जिसका u2 था उसका हो गया v2 और इसका हो गया v1, है ना. ये क्या हुआ, ये है आपका बिफोर कॉलिजन. बिफोर कॉलिजन, अब कॉलिजन बताएंगे आपको भी हम. और ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन. राइट. हाँ, इसमें बात ध्यान देना है कि आपस में टकराया है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई लेना देना नहीं है. ये अपना मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था, इसका स्पीड ज़्यादा था, इसका स्पीड कम था, आगे जाके दोनों टकरा गया. राइट. अब टकराने के बाद वो क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा. तो सुविधा के लिए हम मान लो इसके जो बॉडी ए है उसको 1 मान लेते हैं, इसका बॉडी बी है उसको 2 मान लेते हैं. चलो इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया. राइट. तो जो फोर्स इसमें ये लगाया इसको लोग मान लेते हैं F12. पर व्यक्त किया है ना. F12 इज दैट फोर्स विच एक्टेड बाय बॉडी 1 बाय बॉडी ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1 ऑन बॉडी 2 हम लिख देंगे भी. और इसके बाद इधर फोर्स लगाएगा रिएक्शन. अगर ये इसको एक्शन मानते हो इसको आपको रिएक्शन मानना पड़ेगा. राइट. तो अब हम थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना.
कि मान लो F12 क्या हुआ, F12 इज दैट फोर्स, F12 इज दैट फोर्स which is acted by body 1 on body 2। चलो ये तो 2 है, बॉडी 2 पे लगा, सीधा मांग रहे हैं। उसी तरह से F21 है ना, इज दैट फोर्स which is acted by body 2 on body 1। शॉर्ट में लिख दिया, ऊपर लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। ऐसे एरो लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, चलो मान लिया, राइट। और बॉडी 1 का मास m1 है, बॉडी 2 का मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u1 है, इसका u2 है, और आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v2 हो गया, 1 का वेलोसिटी v1 हो गया, और 2 का वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। जैसा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियल मोमेंटम या टोटल लिख देते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन। अब कॉलिजन क्या होता है डियर स्टूडेंट, कॉलिजन होता है व्हेन टू बॉडीज है ना कोलाइड, और स्ट्राइक का कोलाइड, कोलाइड बोले तो कॉलिजन हो गया, स्ट्राइक फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। कहते हैं धक्का लग गया, ट्रक से धक्का लग गया कार को, तो वो घटना बहुत कम देर के लिए घटता है, राइट। तो व्हेन टू बॉडीज स्ट्राइक टुगेदर फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड कॉलिजन। कॉलिजन दो तरह का होता है, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। यहाँ हम इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं, राइट। तो दोनों अलग हो जाता है, इलास्टिक कॉलिजन में दोनों सट जाता है। इसके बारे में आप 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, राइट, कि क्या क्या होता है। तो हम यहाँ मान चलते हैं दोनों टकराया बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद वो चेंज अलग हो गया और अलग फिर अलग वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो इसको कॉलिजन बोलते हैं। टक्कर, संघात, है ना, कॉलिजन सब चलता है। तो देखिए टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा, है ना, ये निकालना है। तो पहला बॉडी देखिए ये है, बिफोर कॉलिजन है, तो क्या होगा, इसका होगा m1 u1 इसका, और इसका क्या होगा m2 u2, राइट। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, या इनिशियल ना भी लिखोगे चलेगा का। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। हमको यही प्रूव करना है, क्या करना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे काम नहीं कर रहा है, और उस केस में m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होता है, राइट। सारी बात हम यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम पहले निकालेंगे, पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, है ना। यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो स्टूडेंट क्या होगा, F12, राइट, F12 इज दैट फोर्स इज एक्टेड बाय बॉडी 1 ऑन बॉडी 2। तो इस फोर्स कारण क्या होगा, किसके मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि जो फोर्स F12 है वो 2 पे लग रहा है, तो 2 के वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा, यानी मोमेंटम किसका चेंज करेगा, 2 का करेगा, राइट। तो चेंज मोमेंटम और बॉडी 2 कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा देखो m1 v2 m2 v2 माइनस m2 u2 बाय डेल्टा टी। कहो सर कैसे लिखे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 ड्यू टू एक्शन ऑफ द फोर्स F12। क्लियर, ये आप इसे m2 v2 माइनस m2 u2 बाय डेल्टा टी, ओके, राइट। अब देखिए F21 क्या है, F21 वह फोर्स है जो बॉडी 2 के द्वारा बॉडी 1 पे लगा, इस पे लगा। इसके कारण क्या होगा, बॉडी 1 का के मोमेंटम में चेंजिंग आएगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, है ना, विल बी इक्विवेलेंट टू द
बॉडी वन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी वन ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स F2, यस F21, F21, F21 राइट, वन में चेंजिंग आया टू के कारण, तो इस F21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू वो बॉडी है ना, जो इस वन पे लगाया गया, तो वन में चेंजिंग आएगा, वो अभी हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 बाय डेल्टा T राइट। ये हो गया आपका F12 और F21। इसके बाद लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो कितना अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, थर्ड को भी ले लिया और सोचो तो फर्स्ट को भी ले लिया। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये एक्ट किया रिएक्ट किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर या इधर से नहीं लग रहा है, हाँ ये दिमाग लगाना है, इनका अंदरूनी मामला है राइट। तो now using Newton's third law of motion। अब इसमें क्या होगा देखो, ये क्या है, दोनों एक्शन रिएक्शन इक्वल इन अपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन राइट। तो अब क्या हो जाएगा देखो, F12 इक्वल टू माइनस F21। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं राइट, मॉड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा देखो, F12 M2 V2 माइनस M2 U2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, बहुत छोटा टाइम है, माइनस M1 V1 माइनस M1 U1 बाय डेल्टा T। तो सबसे पहले डेल्टा T को हम कैंसिल कर देंगे, है ना, आसान होगा। अब देखो क्या होगा, फिर इंप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ पे M2 V2 माइनस M2 U2 और यहाँ पे पहले चेंज कर देते हैं, हो जाएगा माइनस M1 V1 और ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस M1 U1 राइट। अब V1 वाला टर्म को एक साथ और U1 एक तरफ कर देंगे, M2 V2 और इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 राइट। इस तरह से हमारा क्या हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है आफ्टर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन राइट। इस तरह से आपका ये क्या हुआ, लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम प्रूफ हो गया राइट। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा मान के चलते हैं ओके। और न्यूटन सेकेंड लॉ पहले लगाए, उसको न्यूटन थर्ड लॉ लगाए, कैसे सब में चेंजिंग हुआ ये मैंने आपको बताया राइट, कि F12 जो फोर्स है वो दूसरे बॉडी में लग रहा है, दूसरे बॉडी के मोमेंटम में चेंज होगा, और F21 है वो बॉडी, F12 वो फोर्स है जो बॉडी 2 के द्वारा बॉडी 1 पे लगा, तो जो 1 पे लगेगा 1 के मोमेंटम में चेंज होगा। इस तरह से आपका ये लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम कंप्लीट हो गया ओके। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ओके स्टूडेंट्स, so now required velocity of gun, when a gun is fired the bullet goes out due to the force applied on it through the trigger। ट्रिगर को जब हम दबाते हैं तो स्ट्राइक करता है बुलेट पे, तो एक्शन हुआ, उसको मानते हैं हम लोग एक्शन। द गन रिक्वायर्स बैकवर्ड, पीछे की ओर आता है, तो जिस अमाउंट से आता है पीछे की ओर है ना, वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो द मोशन ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन राइट may be regarded as required velocity of gun, and what will the value of that can be calculated by deriving a short formula right। अभी उसको मैं बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम पे आधारित है। टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट before firing
इक्वल टू, अगर हम गन का मास मान लेते हैं हम, राइट, और चलो वेलोसिटी भी मान लेते हैं, वेलोसिटी u, तो हो गया mu प्लस बुलेट का मास को मान लेते हैं हम, और इसका भी ये मान लो, चलो इसको कैपिटल U मान लेते हैं और इसको स्मॉल u, ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। अब एक बात गौर करने बात है, यहाँ पे तो u क्या होगा, u भी 0 होगा, स्मॉल u भी 0 होगा, क्योंकि फायरिंग नहीं हुआ है, बुलेट इसमें सेट किया हुआ है। तो फाइनली क्या देखोगे, ये मास तो रहेगा लेकिन ये 0 होगा, और ये भी मास तो रहेगा लेकिन ये 0 होगा, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। तो टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज विल बी 0। ये क्या है, इसका ये है मास ऑफ गन और ये है मास ऑफ बुलेट, राइट। अब अगर मान लो जब हम फायरिंग किया उसके बाद गन का वेलोसिटी है ना, हम लिख देते हैं आफ्टर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ गन, या रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा इक्वल टू, मान लो v है, v मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको मान लेते हैं स्मॉल v मीटर पर सेकेंड, राइट। देन टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, दैट इज फॉर्म ए सिस्टम, आपका आइसोलेटेड सिस्टम भी बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन कैपिटल M, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग mv प्लस मास ऑफ बुलेट स्मॉल m आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट v, ये हो गया, ये आपका निकल गया। अब अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग क्या हुआ, 0, इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, है ना, आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, mv प्लस स्मॉल mv, राइट। अब हमको निकालना है क्या, भी निकालना है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो इसी ले आते हैं, क्या निकल mv इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v, और इम्प्लाई दैट v इक्वल टू mv बाय माइनस m तो होगा, ऊपर चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, mv बाय कैपिटल M। तो क्या निकल गया फॉर्मूला, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो गया, v इक्वल टू माइनस mv बाय कैपिटल M। डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दो, ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन सिग्निफाई करता है तो जो डायरेक्शन जो v का होगा उसके अपोजिट होगा, राइट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस होता, राइट। यानी डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि मास का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, यहाँ डायरेक्शन रिलेटेड दो ही चीज़ है, कैपिटल V और स्मॉल v, राइट। ये निकल गया फॉर्मूला, कैपिटल V इक्वल टू दैट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू माइनस mv बाय कैपिटल M। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात कि जितना ही अगर मान लो बुलेट का मास सेम हो, ये मास अगर ज़्यादा होगा गन का तो v का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, v का वैल्यू कम होगा। बुलेट का मास फिक्स है, मान लो कितना स्पीड निकलता है वो भी फिक्स है, तो जितना वैल्यू m का ज़्यादा होगा गन ऑफ क्या उतना ही कम होगा, राइट। यानी राइफल को चलाना ज़्यादा आसान है, अगर स्पीड सेम निकले तो, राइट, उसमें जर कम होगा, बंदूक का वेट उससे कम होता है और उसी स्पीड से निकले तो कह रहे हैं हम, राइट, तो क्या होगा, ज़्यादा जर्क लगेगा। लेकिन प्रोवाइडेड भी रिमेन कांस्टेंट इन बोथ द केसेस,
राइट। आप ये नहीं सोचेगा वेलोसिटी ज़्यादा निकलेगा सर तो राइफल चलाने में आसान होगा तो राइफल चला लेते हैं पहले, ऐसा नहीं है। राइट, वेलोसिटी जिसमें मतलब मास तो बुलेट का मान लो सेम रहना चाहिए, वेलोसिटी भी सेम रहना चाहिए, तो जिस गन का मास ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। ओके।